हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रिपोर्टर डिक्टेशन पर। और मैं आज फिर से एक डिक्टेशन लाया हूँ जो कि हिंदी संकेत लिपि बुक से है, विजय प्रणाली की। अभ्यास 55 और अभ्यास 56 कुछ ही सेकंड में स्टार्ट होगी। लिखिएगा। और ये 160 शब्द प्रति मिनट की होगी। ठीक है, लिखिए। प्रोफेसर मोहनलाल जी ने कॉलेज यूनियन की सभा में स्त्री स्वतंत्रता का प्रस्ताव उपस्थित करते हुए कहा, सभापति महोदय तथा भातृगण और बहनों, जैसा पहले कहा जा चुका है, स्त्री स्वतंत्रता बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। स्त्री और पुरुष समाज की इकाई के दो आवश्यक अंग हैं। कोई भी समाज या देश तभी सुदृढ़ और सुगठित हो सकता है जब ये दोनों अंग एक समान उन्नत हों। फिर हमारी समझ में नहीं आता कि हम अपने एक हिस्से को कमज़ोर रखकर अपनी संपूर्ण उन्नति कैसे कर सकते हैं। इतने वर्ष के अनुभव और अध्ययन के बाद तो मुझे यह निश्चित हो चुका है कि जब तक हमारी माताएं और बहनें पुरुषों की तरह सुशिक्षित और स्वस्थ न होंगे, तब तक समाज तथा देश की यथार्थ उन्नति न हो सकेगी। हमें यह सुनकर दुख होता है कि कुछ पुराने विचार के लोगों को केवल लड़कों की शिक्षा की आवश्यकता मालूम होती है, किंतु लड़कियों की शिक्षा कतई जरूरी नहीं मालूम होती है। परंतु जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, स्त्री पुरुष समाज के दो आवश्यक अंग हैं। एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अतः हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समाज रूपी गाड़ी को सुचारू रूप से चलाने के लिए दोनों पहियों का एक सा ठीक रखना परमावश्यक है। यह हो ही कैसे सकता है कि एक चाक टूटा हो फिर भी गाड़ी ठीक चले। यदि ये मान भी लिया जाए कि स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा कमज़ोर रहती हैं, परंतु साथ ही साथ यह भी कहा जा सकता है कि यदि उन्हें यथोचित शिक्षा मिले तो पुरुषों की कठिनाइयों में सच्ची सहायता कर सकती हैं एवं बड़ी आर्थिक गुत्थियों हल कर सकती हैं। यह पुरुष की स्वार्थपरता है कि वह उन्हें उन्नत नहीं करने देता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वह उन्हें अपनी कठपुतली बनाकर न रख सकेगा। अब मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि शिक्षित वर्ग इस बात को समझ गया है। हमारे लिए यह गौरव की बात है कि हमारे शहर में ऐसी कई कन्या पाठशालाएं खुल रही हैं जो कुछ समय तक ही नहीं वरन बहुत समय के लिए समाज की सेवा करेंगी। मैं तो पहले ही कहता था कि स्त्री शिक्षा देश के लिए बड़े महत्वपूर्ण और गौरव की बात है, क्योंकि इससे ही स्त्री स्वतंत्रता के आंदोलन को प्रगति मिलेगी। पैरा। इसके बाद एक महाशय ने खड़े होकर कहा कि मैं अपने विचारों यानी अपना आपका हृदय से स्वागत करता हूं और साथ ही आपके प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। दूसरे सज्जन ने कहा कि मैं आपके प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं। फिर वोटिंग होने के बाद सभापति महाशय ने कहा कि यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ अथवा सर्वसम्मति से पास हुआ। संसार की करीब करीब सभी लाभदायक वस्तुएं अब भारतवर्ष में मिलती हैं। उद्योग धंधे में भी अब यह आगे बढ़ रहा है। यहाँ के कुशल ग्रंथकार हर एक विषय पर ग्रंथों को लिखकर प्रकाशित करा रहे हैं। स्त्रियों का आदर्श भी बहुत ऊंचा है। वे बड़ी भली मानस और पतिव्रता होती हैं। पैरा। कुछ ऐसे बेवकूफ़ भी हैं जो भयानक से भयानक काम करने में भी शायद ना हिचकें। वे किसी के खजाने को गायब कर देना, खजांची को तकलीफ देना, किसी पवित्र आत्मा की अनुपस्थिति या उपस्थिति में ही उसका सारा माल, असावाब, कपड़ा लत्ता आदि को उड़ा देना, मनमाना काम करना, मधुमक्खियों के पीछे पड़ना, अत्याचार करना ही अपना धर्म समझते हैं। पैरा। ऐसे आदमी आरंभ में चाहे संभव असंभव कार्य करके कामयाब होने पर अंत में गिरफ्तारी से कदापि नहीं बच सकते। गिरफ्तार होते ही हैं, सुख दुख का तो ये अनुभव करते ही हैं, पर ऐसे असभ्य होते हैं कि किसी भी समाज में इनका रखना ठीक नहीं। यहाँ विरोधाभ्यास के लिए विद्यालय हैं, विद्याभ्यास के लिए विद्यालय हैं तथा व्यायाम के लिए व्यायाम शालाएँ हैं, जिनमें शिष्टाचार तथा सदाचार की शिक्षा दी जाती है। पालनहार ने हमारे देश को सचमुच किसी बैकुंठ से कम नहीं बनाया। इनके सम्मुख बड़े बड़े राज सिंहासन भी कदाचित ही ठहर सकें। पैरा। प्रतिद्वंदिता के समीप कभी ना जाना चाहिए। इनका परोक्ष रूप से चाहे जो फल हो, प्रत्यक्ष रूप से तो मुझे यह प्रतिशत लोगों से
एक पच्चर लोगों से भी मिलने का संयोग नहीं हुआ जिन्होंने इसकी तारीफ की हो। प्रियवर, एक एक रंग बिरसा मंडप बनाओ जिसमें पग पग पर हर एक कोने में काफी मोटे अक्षरों में राम राम लिखवा दो। लिखो चपटा, चम्मच, चाल चलन, अध्याय, असंख्य, कहावत, क्रमशः गंभीर, लिफाफा, वंशावली। अपने देश की सेवा करना प्रथम कर्तव्य है। सच तो यह है कि यदि उसने अपने जन्म स्थान का झंडा ऊंचा न किया तो उसका जन्म ही व्यर्थ है। ऐसा कार्य करने में चाहे सारी जायदाद या जीविका जाती रहे, पर दृढ़ता को न छोड़ना चाहिए। ऐसा कार्य वे ही कर सकते हैं जो कि शक्तिशाली और हिम्मतवर हैं। पैरा, किसी दुष्ट आत्मा को केवल प्रणाम या दंडवत करने या उसके सामने थर थर कांपने से काम नहीं चलता। ऐसा करने से तो अपनी ही दुर्दशा होगी। वह तो अपनी दुष्टात्मा से हरगिज न बाज आएगा। उसके साथ दृढ़ता और कठोरता का व्यवहार होना चाहिए। छापे खाने में समाचार पत्र तथा इश्तेहार आदि सभी चीज़ें छपती हैं। समाचार पत्रों में खबर भेजने वाले को संवाददाता कहते हैं। ये अपने दफ्तर को देश का सारा हाल संक्षेप में भेजते हैं। पैरा, किसी भी दृष्टिकोण से देखिए, भारत के लिए एक ऐसे स्वयं सेवक दल की बड़ी आवश्यकता है जो कि चुपचाप परंतु दृढ़ता के साथ प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक उसकी सेवा में तत्पर रहे, चुपके न बैठे। यह गांव में पंचायत कायम करा सकते हैं, उनके फसलों को झुंड के झुंड घूमते हुए जीव जंतु से रक्षा कर सकते हैं तथा उनको नाच रंग आदि बुरी आदतों से बचा सकते हैं। ये लोग बड़ी कड़ी तबीयत के होते हैं, आफत का सामना करने में जरा भी नहीं डगमगाते, बड़ी तत्परता से तत्काल ही उसका सामना करते हैं। ये किसी का तिरस्कार नहीं करते बल्कि नम्रतापूर्वक नमस्कार करके ही बातें करते हैं। यही नहीं, यह किसी सभा, सोसाइटी आदि की नियमावली बनाने, किसी बात की तहकीकात करने, निर्वाचन के लिए निर्वाचकों की सूची तैयार करने में भी सहायता देते हैं। पैरा, वंदे मातरम गान हमारा जाति गान है। इसे सर्वव्यापी बनाना हमारा कर्तव्य है। इसको प्रचलित करने में चाहे जो कठिनाई उठानी पड़े, सबको खुशी खुशी झेलना चाहिए। यह किसी के लिए भी बिल्कुल ही अस्वाभाविक होगा कि वह इस गाने में सम्मिलित न हो। इसको स्वरक्षित रखने में ही हमारी भलाई है। एक्सरसाइज 58। आजकल प्रगतिशील राष्ट्रवादी सारे राष्ट्र का एकीकरण और दृढ़ संगठन के विचारार्थ हिंदी उर्दू के वर्तमान पारस्परिक वैमनस्य की अंत्योष्टि क्रिया करने में बड़ी दिलचस्पी से उत्साहपूर्वक बिना अवकाश लिए लगातार काम कर रहे हैं। हर्ष की बात यह है कि बड़े बड़े महापाध्याय, मातृभाषी और मातृभूमि के सेवक, प्रतिष्ठित लेखक, पत्र संपादक, बहुतेरे राजनीतिक पटु, MLA और महात्मा गांधी भी इनकी नीति का हृदय से समर्थन करते हैं। हमारे मुसलमान नेतागण तो इसके पक्के समर्थक हैं तथा अन्य प्रगतिशील मुसलमान भी इस स्कीम से पूर्ण सहानुभूति रखते हैं। इतना ही नहीं, भिन्न भिन्न राजनीतिक विचारशील लोग भी राष्ट्रभाषा की आवश्यकता महसूस करते हैं। आज देश में कम्युनिज्म, फैसिज्म, समाजवाद, लोकतंत्रवाद और साम्राज्यवाद आदि भिन्न भिन्न दृष्टिकोण रखने वाले भी इस बात को नामंजूर नहीं कर सकते कि हिंदुस्तानी की तहजीब का विरोध करने से भविष्य में देश को पश्चाताप के कड़वे फल अवश्य ही चखने पड़ेंगे। देश को एकता के सूत्र में बांधने का यह भी सर्वोत्तम उपाय है कि हम हिंदी उर्दू के झगड़े को समूल नष्ट कर साधारण हिंदुस्तानी को सार्वजनिक भाषा बनावें और व्यवहार में लावें। कुशल राजनीतिज्ञ तो असहयोग के जमाने से पूर्व ही से राष्ट्रभाषा की आवश्यकता समझते थे। वे जानते थे कि राष्ट्रीयकरण करने के लिए भारत ऐसे बहुभाषी देश में राष्ट्रभाषा के निर्माण का प्रश्न उठेगा। वे लोग ठीक ही कहते थे कि यदि ऐसा ना हुआ तो देश का सर्वनाश हुए बिना न रहेगा। यदि निष्पक्ष भाव से हम हिंदुस्तानी की तजवीज़ तथा कार्रवाई का दिग्दर्शन कर स्वतंत्रता पूर्वक विचार करें तो निश्चय ही हम अपने तथा राष्ट्र के सम्मानार्थ न सिर्फ उसे मंजूर करेंगे वरन उसके साथ पूर्ण सहयोग भी करने लगेंगे। पैरा, हमें दृढ़ विश्वास है कि यदि इस महाशक्तिशाली एवं गौरवमय प्रश्न को नियमानुकूल हल करने का प्रयत्न किया जाए तो सफलता असंभव न होगी। अपनी राष्ट्रभाषा के शुभागमन पर हमें उसकी जय जयकार मनाना चाहिए, उसकी खुशामद करना चाहिए, उसके लिए अपनी जान भी लड़ा देनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रभाषा ही राष्ट्र और देश का प्राण है।
अब समय आ गया है कि जब देश के बच्चे बच्चे को राष्ट्रभाषा से पक्की जान पहचान कर लेनी चाहिए। देश के सामने यह समस्या छोटी मोटी नहीं है। इस विषय पर केवल मत संग्रह करने का समय चला गया। अब हमें शीघ्र इस ओर सिलसिलेवार काम करने के लिए कमेटी तथा सेक्रेटरी यानी मंत्री आदि नियुक्त कर नियमानुसार काम आरंभ कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक फाइनेंशियल कमेटी तथा कोषाध्यक्ष का निर्वाचन भी आवश्यक होगा। दूसरा काम इस कार्य विशेष के लिए चंदा इकट्ठा करना तथा आय व्यय का हिसाब आदि रखना होगा।